दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर बजट 2025 प्रेजेंट किया है और बजट 2025 में इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड क्या-क्या प्रपोजल्स है, आज इस वीडियो में उन सब के बारे में डिस्कस करें। तो मैं हूं आपका दोस्त सीए जितेंद्र अग्रवाल और आज बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड क्या-क्या प्रपोजल्स बजट 2025 में आए हैं। एक अपडेट मैं बता दूं आपको, न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर, जिसमें जो अभी प्रेजेंट में इनकम टैक्स एक्ट है उससे रिलेटेड काफी सारे अमेंडमेंट्स उस बिल के अंदर आने हैं और बिल के अंदर केवल सेक्शंस को और प्रोविजंस को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट काफी बड़ा हो चुका है। इसके अंदर काफी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके बावजूद भी एक्ट के अंदर रखे हुए हैं। तो उन सब प्रोविजंस को ही रेक्टिफाई न्यू बिल में किया जाएगा, जैसा कि मैं आशा करता हूं। अब आज बात करेंगे बजट 2025 से अभी प्रपोजल्स क्या क्या आए। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स रेट्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं, ओल्ड रिजीम के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसा कि पहले थी ओल्ड रिजीम के अंदर रेट्स, वो ही रेट्स अभी हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर जो सेक्शन 115 बीएसी है, उसके अंदर इनकम टैक्स रेट्स को चेंज किया गया है। और क्या क्या चेंज है, देखिए, अभी तक 115 बीएसी के अंदर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स था। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स था। 7 to 10 लाख रुपीज पर 10% टैक्स था। 10 to 12 लाख रुपीज की इनकम पर 15% टैक्स था और 12 to 15 लाख रुपीज की इनकम पर 20% टैक्स था एंड अबव 15 लाख 30% टैक्स था। इसके बाद में, और ये जो 115 बीएसी है, ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों असीसी के ऊपर अप्लाई है। इसके बाद में रिबेट दी गई थी सेक्शन 87A के अंदर, और अप टू 7 लाख रुपीज की इनकम पर 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट थी। ये अभी तक, मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 तक था। इनको प्रपोज किया गया है रेट्स को अप टू 4 लाख रुपीज की इनकम पर जीरो टैक्स है। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स है। 12 लाख टू 16 लाख रुपीज तक की इनकम पर 15% टैक्स है। और एक नई रेट 25% की रेट और इंट्रोड्यूस की गई है। 16 लाख टू 20 लाख तक 20% है। 20 से 24 लाख रुपीज की इनकम पर 25% टैक्स है एंड अबव 24 लाख रुपीज की इनकम पर 30% टैक्स है। मतलब जो स्लैब 3 लाख था उसको बढ़ा करके अभी 4 लाख रुपए बजट 2025 के अंदर कर दिया है। इसके साथ ही जो सेक्शन 87A की रिबेट है उसको भी बढ़ा दिया है और उसको 25,000 से सीधा 60,000 रुपीज का कर दिया है और 12 लाख रुपए तक की इनकम पर वो सेक्शन 87A एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हुआ 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 तक 5% टैक्स है तो 20,000 रुपए, 8 से 12 लाख रुपए तक के रेट है 10%, तो ये 40,000 रुपए। तो इस हिसाब से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर ही एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल नहीं है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और नॉन रेसिडेंट पर 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन्स और वुमेन्स के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो पहले रेट्स थी वो ही सेम रेट्स हैं और एक जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं। मैं इस डिस्कशन के अंदर बजट के इनकम टैक्स प्रपोजल्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। एक जनरल प्रोविजंस है,
एक असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। आज इस वीडियो में केवल जनरल प्रोविजंस की बात करेंगे। असेसमेंट रिलेटेड प्रोविजंस और नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दो अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट है, अभी सेक्शन 12 AB के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर को पावर है कि वो अगर कोई भी आपने चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर सेक्शन 12A, तो उसमें अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो बजट 2025 में प्रपोज किया है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, उस बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको रजिस्ट्रेशन देते टाइम पर ही देखना है कि अगर इनकम्प्लीट है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करेगा। अगर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया तो उसके बाद में इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के बेसिस पर उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसका जो मेन एडवांटेज है उन ट्रस्ट को मिलेगा जो जिन लोगों ने अभी जब प्रोविजन आया था रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल का, तो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के टाइम पर काफी सारी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, कुछ भी मतलब कोई प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल नहीं की, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे थे। अब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकती। दूसरा प्रोविजन है, अभी सेक्शन 12A का जो रजिस्ट्रेशन है उसको हर 5 साल में रिन्यू करवाना जरूरी है, लेकिन छोटे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को 5 साल की जगह पर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को 10 साल कर दिया है। और स्मॉल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन किसको बोला है, जिनकी रिसिप्ट 5 करोड़ रुपए तक है, उनको स्मॉल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में डिफाइन किया है और उनका जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो 5 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दी। नेक्स्ट है एक सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के अंदर रिलेटेड पार्टी का प्रोविजन है कि अगर ट्रस्ट ने किसी भी रिलेटेड पार्टी को कोई भी बेनिफिट दिया है तो उस केस के अंदर वो एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली जाती है। तो यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज था रिलेटेड पार्टी में। इसमें अगर किसी भी पर्सन ने किसी ट्रस्ट को 50,000 रुपए का डोनेशन दिया है अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी वो रिलेटेड पर्सन था। चलो अपन उस पर्सन को तो देख सकते हैं कि उसने डायरेक्ट अपने को दिया है, तो उस पर्सन को तो पता कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के रिलेटिव भी रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। और कोई ऐसा कंसर्न जिसके अंदर उस पर्सन का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएगी। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज था ये देखना कि जिसने डोनेशन दिया उसको तो अपन पता कर ले, लेकिन उसके रिलेटेड पर्सन को उसके रिलेटिव्स का कैसे पता लगाएं और उसकी रिलेटेड कंसर्न्स का कैसे पता लगाएं। तो यहां जो रिलेटेड पर्सन है डोनेशन की लिमिट को भी रेज कर दिया है। और डोनेशन की लिमिट को रेज कितना किया है, अगर किसी भी पर्सन ने टोटल कंट्रीब्यूशन अप टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए तक दिया है और ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपए दिया है, तो वो रिलेटेड पर्सन होगा। जो अभी 50,000 रुपए की लिमिट थी उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया है और ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया। और डोनर के रिलेटिव्स और डोनर से रिलेटेड कंसर्न्स अब रिलेटेड पर्सन नहीं मानी जाएगी सेक्शन 13 के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस ट्रस्ट का अपन बाद में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के टाइम पर। ये बिजनेस कंसर्न है, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। यूलिप के केस में देखिए अलग अलग प्रोविजंस थे। यूलिप के केस के अंदर
कुछ यूलिप्स हैं वो 1 अप्रैल 2021 के बाद में उन पर टैक्सेशन हुआ था, उसके बाद में रिलेटिवली काफी सारे अमेंडमेंट्स आए, तो यहाँ सब जगह अलग अलग चीजें डिफाइन थी, तो यहाँ रेशनलाइज कर दिया कि प्रोविजन को जो भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर उनका सेक्शन 1010D में एग्जम्पशन नहीं है तो वो सीधे सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में एज अ कैपिटल असेट फॉल करेगी, और उनके ऊपर जो टैक्सेशन होगा वो सारी यूलिप के ऊपर जो सेक्शन 1010D के अंदर जिनके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है उनका सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B में होगा। और कैसे होगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो रेट्स है, जो सेक्शन 112A के अंदर रेट्स दी गई है, उन रेट्स के अकॉर्डिंग उनके का टैक्सेशन होगा। स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप को सेक्शन 80 आईएसी के अंदर बेनिफिट दिया गया है, और जो टाइम लिमिट है इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद में हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से पहले होना चाहिए, तो उनको किसी भी 10 सालों में 3 साल उनको टैक्स की रिबेट दी गई है। तो अभी यहां जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है वो 5 साल और बढ़ा करके 1 अप्रैल 2030 कर दी है, मतलब 1 अप्रैल 2030 तक जो भी स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होंगे वो सेक्शन 80 आईएसी का एडवांटेज ले सकते हैं। अब कुछ टीडीएस की रेट्स के अंदर अमेंडमेंट है। सेक्शन 193 का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अभी तक कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, लेकिन अभी 10,000 रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट प्रपोज की है। सेक्शन 194 एक है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सीनियर सिटीजन्स के केस में अभी 50,000 रुपए से ऊपर के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके लिमिट को 1 लाख रुपए कर दिया है। और ये जो लिमिट है ये बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के केस में अप्लाई है। अदर देन सीनियर सिटीजन 40,000 रुपए की लिमिट थी थ्रेशोल्ड लिमिट, इसको बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया है। और बाकी अदर केसेज के अंदर जो इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपए तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था, इस लिमिट को बढ़ा करके अभी 10,000 रुपीज कर दिया। डिविडेंड के ऊपर अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 5,000 थी, उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है। इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के उनमें 5,000 लिमिट को बढ़ा करके 10,000 कर दिया है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज में 10,000 रुपए की लिमिट थी, वो एग्रीगेट थी अभी तक, इसको सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया है कि अगर किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। इंश्योरेंस कमीशन के केस में 15,000 से 20,000 कर दिया है। कमीशन प्राइस ऑन लॉटरी टिकट्स के केस में 15,000 से 20,000 कर दिया है। सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज में 15,000 से 20,000 कर दिया है। एक सेक्शन 194I रेंट के केस में बहुत बड़ा ज्यादा लिमिट को बढ़ाया है, 2,40,000 से सीधी 50,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। अभी 2,40,000 रुपए टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर की थी, अब 50,000 पर मंथ कर दिया है। मतलब आपको रेंट का अमाउंट नहीं देखना 6 लाख रुपए, अगर सपोज अभी तक आप रेंट पे कर रहे थे 49,000 रुपीज पर मंथ, और उसके बाद में आपने अप टू दिसंबर 49,000 रुपीज पर मंथ किया, और उसके बाद में बढ़ा करके सपोज 50,100 रुपए पर मंथ कर दिया, तो एग्रीगेट 6 लाख नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी जनवरी से टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये पर मंथ की ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए की डिफाइन कर दी। फी फॉर प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज में लिमिट को 30,000 से 50,000 कर दिया है, और एनहेंस कंपनसेशन के केस में 2,50,000 से सीधे 5 लाख रुपए को लिमिट को कर दिया। वो सेक्शन 206C टीसीएस का है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और उस केस में कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर टीसीएस था। देखिए पहला तो था कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं थी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को 206C में डिफाइन नहीं किया था, तो अभी 206C में फॉरेस्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की है। क्या डेफिनेशन है? जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में है वो ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। इसके अलावा जो रेट्स है वो तेंदू लीव्स को छोड़ करके बाकी सब पर 2.5% से रेट को 2% कर दिया। और एक
टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज है, फॉरेस्ट लीज से जो टिम्बर ऑब्टेन होती थी, अभी तक टीसीएस केवल उसी के ऊपर डिडक्ट होता था जो ट्रेडर्स के केस है। लेकिन अब फॉरेस्ट लीज से के अलावा फॉरेस्ट लीज के थ्रू टिम्बर और कोई अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आएगा तो उस पर भी ट्रेडर को टीसीएस डिडक्ट करना पड़े। उसके बाद में सेक्शन 206C1H है। देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था। 206C1H के अंदर अगर कोई भी सेलर 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड सेल करता है किसी भी पर्सन को, तो उस केस में प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती थी 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट करने की। लेकिन अगर बायर सपोज लाइबल ही नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, तो फिर सेलर पर लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती थी। और सेलर के सामने चैलेंज था कि वो कैसे चेक करे कि बायर लाइबल है कि नहीं है। बायर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, सर्टिफिकेट सही दे रहा है बायर या नहीं दे रहा, इस चीज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अभी इन्होंने 206C1H को रिमूव कर दिया है। अब केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो बायर डिडक्ट करेगा, अगर नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन पर कोई भी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन में पहले ही बता चुका हूं, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कुछ पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविजन है। अभी तक पेनल्टीज से रिलेटेड जो टाइम लिमिट थी वो अलग अलग टाइम लिमिट थी, तो उसको रेशनलाइज करके एक टाइम लिमिट कर दिया कि जिस भी ईयर के अंदर जब जो भी डेट है ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर का क्वार्टर एंड के 6 महीने के अंदर अंदर पेनल्टी इंपोज करनी पड़ेगी। और सारे सेक्शंस में इसको रेशनलाइज करके एक ही टाइम लिमिट डिफाइन कर। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ अमलगमेशन था। देखो 8 साल तक कोई भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बिजनेस लॉस को। लेकिन अगर कोई कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड एक कंपनी है और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बना रही है, ए बी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी, तो इस केस में जो सेक्शन 72A और 72AA है, तो वहां जो अमलगमेटेड कंपनी है उन कंपनीज को लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी तक अमलगमेटेड कंपनी जब से बनी है तब से 8 सालों का बेनिफिट ले रही, लेकिन सपोज ए लिमिटेड कंपनी के अंदर वो लॉस था 5 साल पुराना, तो मैक्सिमम 3 साल ही उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। तो यहां इन दोनों सेक्शंस में प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैक्सिमम जो प्रीडेसर कंपनी का और सक्सेसर कंपनी है वो दोनों मिलाकर के मैक्सिमम 8 साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, या अमलगमेशन की वजह से उस लॉस को का टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया जा सकता। आर्म लेंथ से रिलेटेड प्रोविजन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। सेक्शन 206AB है, अगर कोई भी पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उस केस में टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से डिडक्ट होंगे। तो यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो डिडक्टर को चेक करना पड़ेगा उसने रिटर्न फाइल की है कि नहीं की, और अगर उसने रिटर्न फाइल किसी भी पर्सन ने नहीं की है तो उसका टीडीएस हायर रेट से 20% से डिडक्ट हो रहा था, तो वो भी एक बहुत बड़ी रेट थी। इस सेक्शन को यहां से रिमूव कर दिया है, और अब अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो भी जनरल रेट से ही टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 17 के परक्यूसिट की कैलकुलेशन से रिलेटेड, सेक्शन 17 के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे थे कि जैसे परक्यूसिट की कैलकुलेशन होगी, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई परक्यूसिट दे रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा की दे रहा है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर एम्प्लॉय के हैंड्स में वो टैक्सेबल हो जाएगी। और ये लिमिट 2001 के अंदर फिक्स हुई थी, जो अभी तक यही। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय की फैमिली को आउट ऑफ इंडिया अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा है, तो उस केस में वो परक्यूसिट एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी अगर उसकी इनकम 2 लाख रुपए तक है, और ये लिमिट 93 के अंदर फिक्स हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ परक्यूसिट से रिलेटेड प्रोविजन है जो काफी पहले, मतलब 20 साल 30 सालों के अंदर डिसाइड हुए थे।
इसके लिए इस बजट में प्रोविजन क्या है कि इन रेट्स को वापस से डिफाइन किया जाएगा और रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो उसके बाद में ये जो आज के का स्टैंडर्ड है और आज के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ये परक्यूसिट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। एनपीएस वात्सल्य योजना के 18 सितंबर 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें गार्जियन है वो अपने माइनर चाइल्ड का एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते। जैसे ही वो माइनर 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो अकाउंट के एनपीएस का वो एज इट इज माइनर से उसके गार्जियन से जो पर्सन है उसके हैंड्स में, बेनिफिशियरी के हैंड्स में चला जाएगा। तो इस स्कीम में सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए तक का। एक सेक्शन 80 सीसीए है, ये 1 अप्रैल 1992 के बाद में ये प्रोविजंस, मतलब 80 सीसीए में जो डिडक्शन है 1 अप्रैल 1992 के बाद में बंद हो चुका है, लेकिन उससे पहले के काफी लोगों का पैसा 80 सीसीए की जो स्कीम है उसके अंदर, नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर रखा हुआ था। इससे विड्रॉल के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो इस वजह से कुछ लोग हैं उन्होंने विड्रॉ ही नहीं किया पैसे को। हालांकि गवर्नमेंट ने एक 29 अगस्त 2024 को एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्लेरिफिकेशन दिया कि इसके 1 अक्टूबर 2024 के बाद में इस अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स लग रहा था, इस वजह से कोई भी पर्सन इसको विड्रॉ नहीं कर रहे थे। अभी इस बजट के अंदर प्रपोजल दिया है कि जो भी इस स्कीम में पैसा रखा हुआ है आप उसको विड्रॉ कर लो, इस पर अभी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और ये प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई होगा 29 अगस्त 2024 से। सेक्शन 23 है, अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में अगर वो वैकेंट है तो भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। मतलब अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है किसी के पास और वो अपने बिजनेस की वजह से या अपनी जॉब की वजह से अगर उसको यूज नहीं कर पा रहा है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास 2 प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी तो कि कोई रेंट का नोशनल रेंट टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी का नोशनल रेंट टैक्सेबल होगा। यहां सेक्शन 23 में अमेंड किया है कि अगर किसी भी पर्सन के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो वो दो हाउस प्रॉपर्टी को एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है और उसके नेशनल रेंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक क्रिप्टो असेट है जो वर्चुअल डिजिटल असेट है, पिछले बजट्स के अंदर इनके ऊपर टीडीएस की प्रोविजंस आ गए। इसके अलावा जो टैक्स की रेट्स है वो 30% टैक्स की रेट कर दी। अभी एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया है 285BAA, तो उस केस में जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, जो भी वर्चुअल डिजिटल असेट के जो ट्रांसफरर हैं, उन एंटिटीज को 285BAA के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी सारी वर्चुअल डिजिटल असेट्स की ट्रांजैक्शंस को और उनकी होल्डिंग्स। ये कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड अपन बाद में देखेंगे। सेक्शन 276BB के अंदर टीसीएस से रिलेटेड कुछ प्रोसिक्यूशंस हैं कि अगर कोई भी पर्सन टीसीएस कलेक्ट कर लेता है और जमा नहीं करवाता है तो उस केस में प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजन है। अभी यहां कुछ अमेंडमेंट किया गया है कि अगर क्वार्टरली रिटर्न है तब तक अगर वो जमा करवा देता है, मतलब उसकी जो भी स्टेटमेंट फाइल करने की डेट है तब तक अगर वो जमा करा देता है तो तब तक प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पेनल्टी है सेक्शन 271C, 271CA, 271D, DA, DB, 271E और ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिसमें असेसमेंट तो असेसिंग ऑफिसर करता है, लेकिन पेनल्टी इंपोज करने का जो पावर है वो ज्वाइंट कमिश्नर के पास है। असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करेगा लेकिन पेनल्टी इंपोज ज्वाइंट कमिश्नर करेगा। तो इन प्रोविजंस को रैशनलाइज करके बताया गया है कि इन सेक्शंस में जो पेनल्टी है वो इंपोज भी असेसिंग ऑफिसर ही करेगा एक लिमिट तक, हालांकि उसको ज्वाइंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
सेक्शन 270 डबल एक है, यहां डिपार्टमेंट की टाइम लिमिट को इंक्रीज किया है और इसमें अगर किसी भी असीसी के कोई भी पेनल्टी इंपोज हो रही है या कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो वो असीसी डिपार्टमेंट को असीसिंग ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरे ऊपर ये पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन को स्टे किया जाए और असीसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन आने के 1 महीने के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना है। तो यहां असीसिंग ऑफिसर का जो 1 महीने का पीरियड है उसको बढ़ा करके 3 महीने कर दिया है। असीसी का टाइम लिमिट वही 1 महीने का है, उसको विद इन 1 मंथ ही एप्लीकेशन देनी है, लेकिन असीसिंग ऑफिसर को अब और टाइम मिल जाएगा। 1 महीने की जगह पर असीसिंग ऑफिसर उसको 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न को सेक्शन 139(8)(a) के अंदर अपडेटेड रिटर्न है, उसको फाइल करने की टाइम लिमिट अभी तक 2 साल है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया है। अभी प्रोविजन क्या है, आपको 25% एडिशनल टैक्स देना है, मतलब जो भी नॉर्मल टैक्स बन रहा है उसका 125% टैक्स देना है अप टू 1 ईयर और 150% टैक्स देना है आफ्टर 1 ईयर बट अप टू 2 ईयर। अभी इसको 4 साल कर दिया है और 4 साल में आफ्टर 2 ईयर 3 साल तक आपको 60% एडिशनल टैक्स देना है, मतलब जो भी नॉर्मल टैक्स बन रहा है उसका 160% और आफ्टर 3 ईयर बट अप टू 4 ईयर आपको 70% एडिशनल टैक्स देना है, मतलब जनरल टैक्स का 170% टैक्स देकर के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेक्शन 148(a) में शोकॉज नोटिस मिला है तो 3 साल के बाद में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अभी तक 148(a) का नोटिस आया है, 3 साल तक आप 148(a) के नोटिस तक भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 ईयर आप 148(a) का नोटिस इश्यू हो गया उसके बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। हालांकि 148(a) का नोटिस इश्यू हो गया, उसके बाद में सबसेक्शन 3 के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि ये फिट केस नहीं है, इसके ऊपर आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं की जानी चाहिए, तो आप 3 साल के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 148(a) का नोटिस आया है, असेसिंग ऑफिसर ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो आप मैक्सिमम 3 साल तक ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो यहां अपने बजट से रिलेटेड जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रपोजल्स हैं वो सारे के सारे प्रपोजल्स मैंने कवर कर लिए हैं। असेसमेंट प्रोसीजर और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।